ये लास्ट टॉपिक है हमारे फर्स्ट ईयर की बुक का। एक वो रह गया है, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी इज कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रिकॉग्नाइज एनी इंट्रूजन फॉरेन टू द बॉडी। यहाँ पे यानी इसको हम एक डेफिनेशन ऑफ फॉरेन इंट्रूजन, फॉरेन इंट्रूजन से मुराद है एंटीजन। ठीक है, ये एंटीजन का एक और नेम जो हमारी बुक में इस्तेमाल हुआ है वो है इम्यूनोजन। क्या है? इम्यूनोजन। ठीक है, एंटीजन और इम्यूनोजन। ठीक है, इसी तरह दूसरा फंक्शन इम्यूनिटी का क्या है जी? एक्टिवेशन। इसके रिस्पांस में सेल्स को एक्टिवेट करना। सेल्स कौन से हैं यहाँ पे? टी और टी सेल। और इसके अलावा कुछ सेलुलर प्रोडक्ट्स को एक्टिवेट करना है। इनके अलावा वो एंटी सेलुलर प्रोडक्ट्स जो है ना, वो एंटीबॉडीज हैं जिनके मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं। इनके अदर नेम्स में एंटीबॉडीज के जो अदर नेम्स हैं उसमें इनको ग्लोबुलिन्स कहा जाता है। या इन्हें ऑक्सोलेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्सोलेंस। इनके डिफरेंट नेम्स हैं एंटीबॉडीज, ग्लोबुलिन, या कहा जाता है गामा ग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, और एंटीजन का तो नाम इम्यूनोजन होता है, लेकिन सारे एंटीजन इम्यूनोजन नहीं है। हम उस एंटीजन को इम्यूनोजन कहते हैं जो एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट। ठीक हो गया? कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो बॉडी में एंटर हो रहा है वो एंटीजन है। उसके सारे डिफरेंट टाइप। केमिकल नेचर की, अगर हम एंटीजन की केमिकल नेचर की बात करें, दिस इज मोस्टली प्रोटीन एंड एंटीबॉडीज आर ऑलवेज प्रोटीन। ऑलवेज प्रोटीन मतलब ऑलवेज प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है ये? फाइब्रस है, ये ग्लोबुलर है जनाब, दीज आर ग्लोबुलर प्रोटीन। और कौन सी ग्लोबुलर प्रोटीन है? कॉन्जुगेटेड या नॉन कॉन्जुगेटेड? दीज आर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। ये दरअसल केमिकली ग्लाइकोप्रोटीन क्या होती है? ग्लाइकोप्रोटीन। अब आ जाए जनाब नेचुरल डिफेंसेस। इम्यूनिटी के अलावा जो हमारी बॉडी के नेचुरल डिफेंस सिस्टम्स हैं वो तीन तरह के हैं: फिजिकल बैरियर, केमिकल बैरियर और सेलुलर बैरियर। फिजिकल बैरियर फिजिकली माइक्रोब्स को बॉडी में एंटर होने से रोकता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी स्किन है, इनर्ट है, डेड है, केराटिनाइज्ड है, जिसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री नहीं हो सकती जब तक इस पे कट ना लगे, कि ब्रीच ना हो। फिर म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की इनर लाइनिंग पर होती हैं और वो एंटीजेंस को अंदर एंटर नहीं होते। ओके, उसके बाद हमारे पास है जी, अगर एंटीजेंस एंटीजन जो है वो फिजिकल बैरियर से बच निकलते हैं और वो फूड के जरिए या वाटर के जरिए हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। तो हमारे स्टोमक के अंदर एचसीएल मौजूद है जो फिजिकल बैरियर है। और अगर वो ब्लड में पहुंच जाते हैं जिस तरीके से, फिर हमारे सेलुलर बैरियर जिसके अंदर हमारे लिम्फोसाइट, दे आर द कंपोनेंट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम एंड आल्सो पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। वहां पे लिम्फोसाइट मौजूद है जो कि दो तरह के हैं, बी सेल और बी सेल। टी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट को टी लिम्फोसाइट थाइमस ग्लैंड में जिसका कहा जाता है, ये मैच्योर या एक्शन लेने के काबिल जो है ना वो थाइमस ग्लैंड में होते हैं। थाइमस ग्लैंड एक ऑर्गन है चेस्ट कैविटी का जो इनकी मैच्योरेशन करता है। इनके स्टेम सेल्स आते हैं कहां से? स्टेम सेल आते हैं बोन मैरो से और उनकी प्रोलिफरेशन होती है जाके थाइमस ग्लैंड के अंदर, जिसकी वजह से थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होने की वजह से इन सेल को टी सेल कहा जाता है। और इस तरह बी सेल्स हैं। बी सेल्स को
ये नाम इनकी डिस्कवरी की वजह से दिया जाता है, बिकॉज दे वर डिस्कवर्ड फ्रॉम बर्सा ऑफ फैब्रिशियस। बर्सा क्या है? बर्सा इज अ लिम्फोइड ऑर्गन प्रेजेंट इन द फ्लाइका ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स के एक्सक्रीटरी पोर की वॉल में बर्सा मौजूद होता है। बर्सा के अंदर बी सेल मौजूद होते हैं। ह्यूमन बीइंग के अंदर बर्सा नहीं होता। ह्यूमन बीइंग के अंदर बी सेल बोन मैरो में मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर ह्यूमन बीइंग बी फॉर बोन मैरो है, यहाँ बी फॉर बर्सा नहीं। ओके, बी सेल का जो इम्यून रिस्पांस होता है इसको हम बोलते हैं सेल मीडिएटेड रिस्पांस। क्या बोलते हैं? इट इज इन्वॉल्वड इन सेल मीडिएटेड। ये रिस्पांस सेल मीडिएटेड कहलाता है। इसमें डायरेक्टली सेल इन्वॉल्वमेंट ये रिजेक्शन रिस्पांस है। व्हाट हैपेंस जब भी कोई फॉरेन एंटीजन टी सेल्स के साथ आके अटैच होता है, दैट दिस इज एंटीजन। ये एंटीजन है। जैसे ही ये टी सेल्स के साथ आके अटैच होगा, टी सेल इस दौरान फर्दर प्रोलिफरेट करते हैं। कितनी तरह के टी सेल होते हैं? हेल्पर, टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स। हेल्पर टी सेल क्या करते हैं? हेल्पर टी सेल उस फॉरेन एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर बाकी इम्यून सिस्टम की एक्टिवेशन, यानी वो साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट करते हैं, मेमोरी टी सेल को एक्टिवेट करते हैं। जब साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट होते हैं, ये फॉरेन सब्सटेंस की करते हैं रिजेक्शन या इमोबिलाइजेशन या उसकी डिस्ट्रक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे किडनी ट्रांसप्लांट होता है, ये इसको रिजेक्ट करते हैं। मेमोरी टी सेल जो है ना, ये रिकॉर्ड रखते हैं और साथ साथ ये एक्टिवेट होते हैं सेकेंडरी रेस्पॉन्स। बट सेकेंडरी रेस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स क्या होता है? जब सेम एंटीजन दोबारा आए, जब सेम एंटीजन दोबारा आता है, तो तब मेमोरी टी सेल प्रोलिफरेट करके साइटोटॉक्सिक टी सेल और हेल्पर टी सेल, ओके, सेम एंटीजन के दोबारा आने, इसे हम कहते हैं सेल मीडिएटेड रेस्पॉन्स। उसके बाद है बी सेल्स का रेस्पॉन्स कहलाता है ह्यूमोरल। ह्यूमर से है, लिक्विड से है। इम्यून रेस्पॉन्स, या मैं इसको ह्यूमरल रेस्पॉन्स लिख रहा हूं। ह्यूमरल रेस्पॉन्स क्या है? जब सेम एंटीजन जब बी सेल के साथ एनकाउंटर करता है, इसी तरह बी सेल भी प्रोलिफरेट करते हैं। ये भी प्रोलिफरेट करते हैं, ये दो तरह के सेल बनाते हैं।
एक तरफ ये बनाते हैं प्लाज्मा क्लोन सेल, और दूसरी तरफ ये बनाते हैं मेमोरी बी सेल। प्लाज्मा क्लोन सेल्स एंड मेमोरी बी सेल्स। अच्छा, ये रेस्पॉन्स थोड़ा सा उससे मुख्तलिफ होता है। प्लाज्मा क्लोन सेल क्या करते हैं? प्लाज्मा क्लोन सेल एक जैसे सेल्स हैं जो कि एंटीबॉडीज क्रिएट करते हैं। These antibodies are secreted in plasma, ठीक है जी, प्लाज्मा, टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ, इन सब के अंदर एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं। ठीक है जी, एंटीबॉडीज बायोशिप मॉलिक्यूल होते हैं और मेमोरी बी सेल ये रिकॉर्ड रखते हैं उसी तरह से, और साथ साथ ये सेकेंडरी रिस्पांस में एक्टिवेट हो, यानी दोबारा जब सेम एंटीजन आएगा अब की बार ये प्लाज्मा क्लोन सेल बनेंगे और एंटीबॉडीज क्रिएट करेंगे। एंटीबॉडीज क्या करती हैं? एंटीबॉडीज केमिकल मॉलिक्यूल हैं, ये सेल्स नहीं है केवल। एंटीबॉडीज ना एंटीजन के साथ बाइंड कर जाती है और ये बनता है जी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। क्या बनता है? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, इसको हम कहेंगे एंटीजन एंटीबॉडी। अब इस कॉम्प्लेक्स को, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या करता है जनाब? ये कॉम्प्लेक्स एक बड़े फेगोसाइट को अट्रैक्ट करता है और वो बड़ा फेगोसाइट क्या करता है जी? दिस इज फेगोसाइट। अच्छा, फेगोसाइट भी सेल है, ठीक है ना, जो कि फेगोसाइट मोनोसाइट हो सकते हैं, यानी मैक्रोफेजेस हो सकते हैं, और साथ साथ न्यूट्रोफिल्स भी हो सकते हैं। ये क्या करता है जनाब? ये इसको इनगल्फ कर लेता है। इस तरह जो एंटीजन होता है उस एंटीजन की फेगोसाइटोसिस हो जाती है। इसका मतलब ये भी हुआ कि दरअसल एंटीबॉडीज एंटीजन की फेगोसाइटोसिस को प्रमोट करती है। एंटीबॉडीज क्या करती हैं जी? एंटीजन की फेगोसाइटोसिस को प्रमोट करती है। अब आते हैं जी एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के ऊपर। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी इज अ वायर मॉलिक्यूल, वायर मॉलिक्यूल होता है। एंटीबॉडी की 5 क्लास होती है। इनके नाम मैं लिख देता हूं, IgA, IgD, IgE, IgG और IgN, ये 5 क्लास है। ठीक हो गया? IgA, A stands for alpha, D delta, E epsilon, G gamma, M mu, ठीक है? A alpha, D delta, E epsilon, G gamma, M for mu।
अब आ जाएंगे एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में। एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल इनके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। There are 4 polypeptide chains. तो एक जैसी हैवी चेन्स हैं और 2 एक जैसी लाइट चेन। हैवी और लाइट, ये बड़े वाली चेन हैवी कहलाती है और छोटे वाली क्या कहलाती है, ये लाइट। हैवी और लाइट चेन्स दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डाइसल्फाइड ब्रिजिंग और इवन ये यहाँ पे भी दोनों हैवी चेन्स के दरमियान में डाइसल्फाइड डाइसल्फाइड ब्रिज। दोनों चेन्स का आगे वाला पोर्शन एक कहलाता है बी वेरिएबल, दिस इज वेरिएबल, और पीछे वाला रीजन कहलाता है कांस्टेंट। सी ठीक है जी। एक क्लास की तमाम एंटीबॉडीज में कांस्टेंट रीजन के अमीनो एसिड सेम होते हैं, यानी आईजीए जो है ना एक क्लास है, इसमें बनने वाली तमाम एंटीबॉडीज में कांस्टेंट रीजन के अमीनो एसिड सेम होंगे। द वेरिएबल रीजन के अमीनो एसिड डिफरेंट सब क्लासेस के अंदर मुख्तलिफ। ये रीजन जो होता है ना, यहाँ पे होता है अमीनो ग्रुप, और यही एंटीजन बाइंडिंग है। एंटीजन बाइंडिंग FAB, एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट और एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट। ठीक है जी। जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये फ्लाइटिस, जो वाई का आगे 2 शाखा है ना, वो एंटीजन बाइंडिंग। पीछे वाला रीजन जो है ना, ये कहलाता है FC, क्रिस्टलाइजिंग फ्रेगमेंट, यानी ये परमानेंट है। ठीक है, ये क्या है, परमानेंट है। ठीक हो गया। इसके अलावा इनके साथ कार्बोहाइड्रेट शुगर की मॉलिक्यूल, these are sugar, क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकेन जिसको ग्लाइकोप्रोटीन बना, ये फ्लेक्सिबल रीजन होता है ये वाला, तो हम बोलते हैं हिंज। ये जनाब एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है।
अब इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डाइसल्फाइड ब्रिज इज प्रेजेंट बिटवीन both light chain, both heavy chains, between heavy and light chain, both B and C. तो आपका आंसर होना चाहिए both B and C, क्योंकि दोनों हैवी चेन्स के दरमियान में भी है और हैवी और लाइट चेन के दरमियान में। ये चीज आपने याद रखना, ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? ओके, इसका मैं आपको ना पिक्चर में बना लूँ। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएगा आज। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। There are two types of immunity. अभी आपने पढ़ा था टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स।
इम्यूनिटी की दो टाइप्स हैं, वन इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी, अदर इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? As the name indicates, body is active, बॉडी एंटीबॉडी बनाती है, ठीक है। कोई फॉरेन सब्सटेंस बॉडी के अंदर एंटर होता है, कोई फॉरेन सब्सटेंस बॉडी में एंटर होता है और बॉडी क्या बनाती है? एंटीबॉडी। इसमें यूज लिख देता हूँ, antibodies are produced on foreign stimulation. This is slow but long lasting, काफी लंबे अरसे तक ये काम आती है। इसके भी आगे दो टाइप्स हैं, one is called natural active immunity, yes अब बोलते हैं नेचुरली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी। जब फॉरेन स्टिमुलेशन नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर एंटर, फॉर इन्फेक्शंस, इम्यूनिटी ऑफ इन्फेक्शन, जब आप बीमार होते हैं, एक्टिव इन्फेक्शन, जब भी आपको प्रॉब्लम होता है तो आपकी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है, ठीक है। बाद केसेस में ये लाइफ लॉन्ग भी इन्फेक्शन लाइक मीजल्स, मीजल्स की इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग, क्या ये लाइफ लॉन्ग, और इसी का नाम ऑटो इम्यूनिटी भी है, ऑटो इम्यूनिटी। इसी तरह नंबर पे है जी आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड पैसिव इम्यूनिटी, या उसका नाम है जी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। अब इस केस में जो स्टिमुलेशन है, फॉरेन स्टिमुलेशन, फॉरेन पार्टिकल्स ये बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे वैक्सीन है, वैक्सीन लाइक पोलियो, हेपेटाइटिस, टेटनस, सीटीसी, ठीक है। अब ये जो है ना, जो वैक्सीन होती हैं, इनमें से कई वैक्सीन ऐसी हैं जो लाइफ लॉन्ग हैं। मीजल की वैक्सीन लाइफ लॉन्ग होती है, ठीक। हेपेटाइटिस की वैक्सीन काफी अर्सा काम देती है। पोलियो की वैक्सीन जो है ना वो भी 5 ईयर के बाद जो है ना लाइफ लॉन्ग है। इसको हम बोलते हैं जनाब आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। अब आती है जी पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या है? बता दो भैया।
हो जाएगा थोड़ी देर में। चलो जल्दी, पैसिव इम्यूनिटी क्या है? इन दिस केस एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं होती, बल्कि एंटीबॉडीज जो होती हैं वो बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस होती हैं। इंट्रोड्यूस एंटीबॉडीज बनी बनाई, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी। ये जनाब इमीडिएट है बट शॉर्टेड, क्योंकि ये एंटीबॉडीज क्या हो जाएंगी, कंज्यूम हो जाएंगी। तो ये इसकी भी दो टाइप्स हैं उसी तरह से, इसकी भी दो टाइप्स हैं। वन इज नेचुरल पैसिव, या नेचुरली इंड्यूस्ड पैसिव इम्यूनिटी, and another one is artificial passive immunity या artificially induced passive immunity। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज नेचुरल रूट से आती हैं, ये नेचुरल रूट से आती हैं या नेचुरल सोर्स से आती हैं। फॉर एग्जांपल प्लेसेंटा, जो कि मदर और फीटस के दरमियान में लिंक, कि मदर से इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ठीक है, IgG ट्रांसपोर्ट करते हैं मदर से फीटस के अंदर। ये नेचुरल रूट है प्लेसेंटा, ये मदर बनाती है एंटीबॉडीज। इसी तरह क्लोस्ट्रम, जो कि मिल्क होता है, मदर मिल्क, ये नेचुरल सिक्रीशन है, इसमें एंटीबॉडीज IgA, ये IgA हमारी नेचुरल सिक्रीशन में होती है। जैसे कि मिल्क की बात की, हमारे सलाइवा में भी है, हमारे टीयर्स में भी है, ठीक है, सलाइवा में, टीयर्स में, इनमें भी। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी क्या है? अब जो है ना एंटीबॉडीज इंजेक्टेबल फॉर्म, जैसा कि यहाँ पे हमने फॉरेन पार्टिकल इंजेक्ट किए थे, बॉडी में एंटीबॉडी बनाई थी, यहाँ पे एंटीबॉडी इंजेक्ट की जा रही है। इंजेक्टेड फॉर्म को हम बोलते हैं एंटी सीरम या एंटी सीरम। फॉर एग्जांपल जैसे एंटी टेटनस सीरम है अगेंस्ट टेटनस, अगर टेटनस हो गई है तो ये एंटी सीरम लगेगी। एंटी रेबीज सीरम है अगेंस्ट रेबीज, वो रैबिट डॉग वगैरह के पार्ट में। एंटी वेनम सीरम है, जो स्नेक बाइट के खिलाफ है। यहाँ पे एंटीबॉडीज एंटी वेनम सीरम के अंदर एंटी टॉक्सिन कहलाता है, एंटी टॉक्सिन, ठीक है। जब हमने इमीडिएट इफेक्ट हमें चाहिए, अक्सर हमारा लाइफ सेविंग होता है, उस वक्त हम यूज करते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। और जब हमें लाइफ रिस्क नहीं है लेकिन लेटर ऑन हो सकता है, तब हम एक्टिव इम्यूनिटी को प्रेफर करते हैं, ताकि वैक्सीन की जा सके या बाकी इन्वेंशन हैं वो की जा सकें और इन्फेक्शन से बचा जा सके। अगर आपने इन्फेक्शन से बचना है तो एक्टिव इम्यूनिटी, लेकिन अगर इन्फेक्शन हो गया है और लाइफ रिस्क है तो फिर हम आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी को प्रेफर करें। एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर
एक्टिव इम्यूनिटी जो है ये आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी क्यों है? क्योंकि इस केस में बनते हैं मेमोरी सेल्स। हर दफा जब फॉरेन पार्टिकल आता है तो मेमोरी सेल उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉग्नाइज करने के बाद वो एक्टिवेशन करते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी शॉर्ट लिव्ड इसलिए है कि इस केस में मेमोरी सेल्स नहीं बनते, ना मेमोरी सेल बनेंगे और ना ही मेमोरी सेल जो है ना वो बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिव करेंगे।